हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशियन अटैक को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले ना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद चलकर चर्च को विजिट करते हैं और गम में शिरकत भी करते हैं। यहाँ पर पुतिन लोगों को हिम्मत दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं और पुतिन कैंडल्स लगाकर उनके रिचुअल के हिसाब से प्रे करते हैं उन सभी डेड मेंबर्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ रशियन अथॉरिटीज ने ना उन 4 टेररिस्ट को पकड़ लिया है जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट लाइफ की जान ले ली है उस कॉन्सर्ट हॉल में। यहाँ पर इन्हें रशियन कोर्ट में पेश किया गया था। वेल गाइस, रशियन फोर्सेस ने ना इनकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की है। जेल में इनकी अच्छी खासी पिटाई की गई है, 360 डिग्री क्लास ली गई है, टॉर्चर किया गया है इन आतंकवादियों को। आप इनकी हालत देख कर ही कह सकते हो क्या हुआ इनके साथ। और कोर्ट के हिसाब से ना ये सब आतंकवादियों को मई के महीने तक रशियन फोर्सेस के मॉनिटर में इंक्वायरी टीम की कस्टडी में रखा जाएगा। बाद में रशियन फोर्सेस इनका क्या करेगी ये सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, ताकि यहाँ पर ना एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके। और अभी के लिए रशियन कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभी आपके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आना चाहिए कि जी रशियन कोर्ट इन आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुना रही है जो 100 से ज्यादा बेकसूर लोगों को मारा है, आतंक फैलाया है, पूरे हॉल को जलाया है। लेकिन क्या इन्हें फांसी की सजा नहीं होगी जैसा इंडिया में होता है? तो देखिए, उम्र कैद की सजा इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी के लिए ना रशिया में कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी का लॉ एक्टिव नहीं है। लेकिन रशिया ये जल्द एक्टिव कर सकता है। हो सकता है कि रशियन कोर्ट जल्द से जल्द अपने अगले हियरिंग में फैसला बदल दे, कैपिटल पनिशमेंट सुना दे। लेकिन ये सब एक प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही होगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, क्या इसका मकसद था, क्या रशिया इन आतंकवादियों को अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये रशियन नागरिकों का बदला ले सके। और ऊपर से पब्लिक प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा रशियन गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन पर बढ़ चुका है, तो प्रॉपरली कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगेन, अगर ये लोग रशिया के काम आएंगे दुश्मन को डैमेज करने के लिए, तो रशिया इनका इस्तेमाल कर सकता है दुश्मन देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी बिलोंग करते हैं तजिकिस्तान से। जी हाँ, ये तजाकिस्तान से आए थे और तजाकिस्तान आज की डेट में ना रशिया से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और तजाकिस्तान ने इन आतंकवादियों के केस में ना रशिया से साफ साफ कैटेगोरिकली कहा कि रशिया, आप तजाकिस्तान को इस केस में मत जोड़ लेना, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जैसा एक टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही एक टेररिस्ट का कोई नेशनैलिटी भी नहीं होती है। और तजाकिस्तान का इन टेररिस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तजाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं है इन टेररिस्ट के साथ। और पुतिन ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आज के टाइम पे ना पुतिन का टारगेट यूक्रेन बन चुका है, क्योंकि पुतिन के हिसाब से ये आतंकवादी मॉस्को में आम सिटीजन पर अटैक करने के बाद यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। लेकिन बीच में ऐसा होने से पहले ही रशियन फोर्सेस ने इन्हें पकड़ लिया था। तो पुतिन के हिसाब से यहाँ पर यूक्रेन का भी रोल हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने अपना इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार किया है, लेकिन पुतिन को यकीन है कि इस आईसिस के आतंकवादियों को यूक्रेन ने ही भेजा था। और दोस्तों, आज के टाइम पे ना रशियन बॉम्बर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं यूक्रेन में। रशियन बॉम्बर्स को पता है कि कब क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ अटैक करना है, ये डिटेल्स रशियन बॉम्बर्स और यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस के पास मौजूद है। तो रशिया कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर वॉर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है, नेटो के देशों के तक भी जा सकती है। लास्ट मंथ में ये सब देखकर फेब के महीने में यूक्रेन ने एक एयर अलर्ट भी जारी किया था। और मॉस्को के टेरर अटैक के बाद ना काफी हद तक रशिया ने अपना एक रशियन मिसाइल को पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए गिराया था, यानी कि पोलैंड के तरफ गिराया था। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती या बड़ा इंसिडेंट कुछ हो जाता तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाता था। अगर ऐसा होता तो सारे नेटो कंट्रीज उस नेटो देश की मदद करते थे रशिया के खिलाफ। कल अगर रशिया और नेटो के बीच लड़ाई होती है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जो हालत रशिया ने यूक्रेन की है, कल वो हालत पोलैंड की भी कर सकता है और बहुत हद तक ना फिनलैंड की भी ये हालत हो सकती है। और याद रखना, एक बार को आप रशिया को टेम्पररी हरा तो सकते हो, लेकिन कब्जा नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि रशिया अपने आप में ना इतना बड़ा है, एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है और जगह जगह पर ना पूरे रशिया में सीक्रेट वेपन्स के गोदाम मौजूद है जो एनिमी कंट्री पर दोबारा रिटेलिएट करने के लिए काम आ सकती है। रशिया ने कई सारे आधुनिक हथियारों को अपने जमीन में छुपा कर रखा हुआ है। अगर रिटेलिएशन में रशिया की जमीन कब्जाई जाती है तो उल्टा दुश्मन की टेरिटरी को रशिया और भी ज्यादा कब्जा कर सकता है रिटेलिएट कर और जीत भी सकता है। तो और तीसरी बात, एक टाइम ऐसा भी हमें देखने को मिला, मैक्रोन
जेलेंस्की और पुतिन के बीच पैचअप करा रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मुझे आज देखकर ना बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता है कि वही मैक्रोन आज रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं, फ्रेंच ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजकर रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यानी जो न्यूट्रल बैलेंसिंग जो चल रही थी ना यहाँ पर फ्रांस, रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो अब कंप्लीटली हट चुकी है। यहाँ पर वो अब वन साइडेड मूव हो चुका है। इनफैक्ट इटाली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मैक्रोन को क्रिटिसाइज कर कहा कि असल में प्रॉब्लम मॉम एंड डैड की नहीं है, असल में प्रॉब्लम वॉर मॉन्गर की है। मैं चाहता हूँ कि वो क्लिप आप सुने। Penso che il presidente Macron con le sue parole rappresenti un pericolo per il nostro paese, per il nostro continente. Il problema non sono la mamma e il papà, ma il problema sono i guerrafondai come Macron, che parlano di guerra come se non ci fosse un problema annesso. Io non voglio lasciare ai nostri figli un continente pronto a entrare nella terza guerra mondiale. इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये इनका कहने का तरीका है। वॉर मॉन्गर समझने के लिए एक आदमी होता है जो एक प्रो वॉर कैंडिडेट होता है, जिसको हर चीज में वॉर करना पसंद होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैक्रोन इटाली के साथ साथ पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को खतरे में डाल रहा है अपने फ्रेंच ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजकर, ताकि वो रशियन सोल्जर्स के खिलाफ लड़ सके। इवेंचुअली दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के ये मूव से पूरा यूरोप यूनियन और नेटो बटा हुआ है। कुछ कंट्रीज फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ खड़ी हुई है तो कुछ कंट्रीज फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ है। और ऊपर से मॉस्को अटैक के बाद पुतिन पर और भी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। अब पुतिन को ना कुछ अपने सिटीजन्स को कर दिखाना होगा, रिटेलिएशन में एक बड़ा जवाब देना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर समझदारी ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर बातचीत किया जाए, यूरोप नेटो रशिया के साथ डिप्लोमेटिकली इस बात को सॉल्व करे, क्योंकि आज भी रशिया के पास ना ऐसे सीक्रेट हथियार है जो पूरी दुनिया से छुपे हुए हैं। रशिया ये इमरजेंसी के टाइम इस्तेमाल कर सकता है जब रशिया पर एक बड़ा अटैक होता है। हो सकता है कि रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक भी कर ले, किसको मालूम। ऊपर से ये याद रखिए, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, रशिया को आप टेम्परवरी हरा तो सकते हो लेकिन कब्जा नहीं कर सकते। फिर रशिया दोबारा रिटेलिएट कर जीत जाएगा, उल्टा दुश्मन देश की टेरिटरी को और भी कब्जा कर लेगा। तो ये यूरोप के लिए एक बड़ा सरदर्द है, इसे डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व करना होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी। मैं चाहता हूँ आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो व्यू है, वो मुझे कमेंट करें, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और हम सबको पता चलना चाहिए कि अपने अपने व्यूज क्या है इसको लेकर। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।